हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट AJEE PYQ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के अब तक हमने टोटली दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन दोनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास पार्ट थर्ड की, यानी कि पार्ट थर्ड को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, जो कब पूछा गया सर, आपका PGCIL में पूछा गया था। सर कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोला है कि एक स्टील मेंबर दैट कैन सपोर्ट एट द सेम लोड इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन इज क्लासिफाइड। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या आ रहा है, सेम लोड आ रहा है एज कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, तो उसको हम इंटरमीडिएट कॉलम बोलेंगे या नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम। तो उसको सर हम क्या बोलेंगे आपके पास? सर उसको बोला जाएगा आपका लॉन्ग शॉर्ट कॉलम बोला जाएगा, जहां पर आपके पास कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट कॉलम, तो जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है वो किस में होता है फेल? सर वो आपका क्रशिंग में होता है। किस में होता है सर? क्रशिंग। क्रशिंग को मैं यहाँ पे एज ए यील्डिंग भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास सर लॉन्ग कॉलम की, तो लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है सर? आपका आपका ये सर लोकल बकलिंग, यानी कि बकलिंग में फेल होता है। जो यहाँ पे फेलियर क्राइटेरिया होता है वो आपका बकलिंग। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलम आपके क्लासिफाइड हो गए। एक आपका शॉर्ट कॉलम होता है तो दूसरा हमारे पास लॉन्ग कॉलम होता है। शॉर्ट कॉलम आपका क्रशिंग में फेल होता है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? छोटा होता है। बट जब हम लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? वो मेंबर आपका सिलेंडर होता है। अब जब आपका मेंबर सिलेंडर होता है तो किस में फेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है सर? उसके वेब पोर्शंस में फेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और वहां पे जो फेलियर रजिस्ट करता है वो आपके पास बकलिंग में फेल होता है। अब जो बकलिंग का जो क्राइटेरिया होता है, वहां पे आपका पास वेब बकलिंग हो सकती है, लोकल बकलिंग भी हो सकती है। क्लियर है? ये चीज आप जान सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ ए लेटिस कॉलम। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये लेटिस का मतलब क्या होता है? लेटिस का मतलब होता है बिल्ट अप सेक्शन। लेटिस का मतलब क्या होता है भाई सर आपके पास? सर लेटिस का मतलब होता है हमारे पास सर बिल्ट अप सेक्शन। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये ही नहीं पता होगा कि सर बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। बिल्ट अप सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपके पास 2 या 3 मेंबर्स को मिलाकर बनाया जाता है। उसमें आपके पास 2 डिफरेंट चैनल एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, बट मोर देन 2 मेंबर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो उसी को क्या बोला जाता है आपके पास सर? बिल्ट अप सेक्शन बोला जाता है। तो बिल्ट अप सेक्शन कॉलम एज पर IS 800 2007। तो जब भी आप बिल्ट अप सेक्शन एज ए कॉलम को स्पेसिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, तो इसमें पहला आ रहा है कि बकलिंग ऑफ द कॉलम एज ए होल। बिल्कुल, वहां पे हम बकलिंग कंसीडर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सर जो बकलिंग का क्राइटेरिया आता है सर वो शॉर्ट कॉलम में या लॉन्ग कॉलम में? तो सर वो आपके पास लॉन्ग कॉलम में आता है। क्लियर है? सेकंड क्राइटेरिया बकलिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉलम, बिल्कुल, और यहाँ पे कंपोनेंट की बकलिंग भी होगा, तो बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट बोला है बकलिंग ऑफ द इंडिविजुअल रोल्ड स्टील कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम, नहीं, तो ये क्या हो गया सर हमारे पास? फॉल्स हो गया है। अगर हम डी देखते हैं कि बकलिंग ऑफ लेटिस मेंबर, बिल्कुल बिल्ट अप सेक्शन, तो ये भी ट्रू है। तो अगर हम बात करते हैं कि सर कौन सा डिजाइन क्राइटेरिया नहीं है आपका बिल्ट अप सेक्शन का, तो सर ऑप्शन सी, सी क्या हमारे पास? फॉल, ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया नहीं है आपका बिल्ट अप सेक्शन का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा सर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ स्टील कॉलम, कि जब आप स्टील कॉलम का डिजाइन करते हैं तो विच इज एक्सियली लोडेड देन द प्रीलिमिनरी रिक्वायर्ड एजम्पशंस। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं सर आपके पास किसकी? सर आपके कंप्रेशन मेंबर की, तो कंप्रेशन मेंबर में आप एज ए शॉर्ट कॉलम और एज ए लॉन्ग कॉलम की स्टडी करते हैं। और इनको डिजाइन करने से पहले क्या होना चाहिए सर? हमें कुछ बेसिक एजम्पशंस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें से बोला गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से आपके बेस्ट पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपके कॉलम की। तो पहला बोला है कि अल्टीमेट बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सियल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट इज मेड, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट तो आपके पास नहीं हुई।
ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए सर? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या होना चाहिए सर? दूसरा होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स एक्स ओ एक्स के डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई के डायरेक्शन में भी हो सकता है, इज नो। आपको रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशंस और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन क्लियर होगा तो उस कंडीशन में हमें थर्ड स्लेंडरनेस रेशो भी नॉन होगा। और स्लेंडरनेस रेशो क्या रह जाता है सर आपके पास? ये होता है इफेक्टिव लेंथ बाई आर मिनिमम। और आर मिनिमम क्या है आपके पास? मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशंस है। तो ये आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी स्टील कॉलम को डिजाइन करते हैं, तो ये जो पहले से ही हमारे पास पैरामीटर है जो आपको पहले से क्या होने चाहिए सर? नॉन होने चाहिए। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 तो आपकी सर फॉल्स हो गई है। दूसरा बोला है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑन नेट एरिया एंड परसेंटेज रिक्वायरमेंट ऑफ अल्टीमेट लोड, सर ये भी नहीं होगा। तो ये भी सर क्या हो गया हमारे पास सर? फॉल्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑन यील्ड एंड नेट ग्रॉस सेक्शन एरिया, सर ये भी फॉल्स हो गया है। हालांकि यहाँ पे ग्रॉस सेक्शन एरिया जरूर आएगा, बट यहाँ पे उसने किसी भी तरह की यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात ही नहीं की है भाई। नेक्स्ट बोल रहा है बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर्स, बिल्कुल सही। स्लेंडरनेस रेशियो भी रिक्वायर्ड चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी रिक्वायर्ड चाहिए, और आपके पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशंस भी रिक्वायर्ड चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आ रहा है सर आपके पास? डी आ रहा है, यानी कि डी स्टेटमेंट क्या रहेगी सर मेरे पास? ट्रू रहेगी है। और यहाँ पे जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रेसेस होती है उनको 25 से 40% निग्लेक्ट किया जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि सेकेंडरी स्ट्रेसेस को मैं 2 डिग्री लिख रहा हूं, सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर नेग्लेक्टेड। सर कितना नेग्लेक्ट किया जाता है? सर ये नेग्लेक्ट किया जाता है आपके पास 25 से 40%। ठीक है, एज ए प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री स्ट्रेसेस। क्लियर है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन हैज द हाईएस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कुछ सेक्शन हैं, जैसे आपके पास सिंगल एंगल सेक्शन बोल दिया, सर्कुलर सेक्शन बोल दिया है, आई सेक्शन बोल दिया है और चैनल सेक्शन। इनमें से बताना है कि किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशो की बात करता हूं तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? के एल क्या है हमारे पास सर? इफेक्टिव लेंथ। तो के एल बाई आर मिनिमम कर देते हैं सर। यस सर, के एल क्या बना आपके पास? इफेक्टिव लेंथ बाई आर मिनिमम। क्लियर है, तो यहां से अगर एक रिलेशन हम देखें कि जिसका सर रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा, सपोज करो कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो रहा है सर? बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब उसका रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा सर? सबसे लोवेस्ट होगा। तो यहां से एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है सर? कि जिसका आर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, तो देन उस कंडीशन में मेरा जो स्लेंडरनेस रेशो होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो सर आपके पास सबसे हाईएस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है वो किसका होता है? वो सर आपके पास ट्यूबुलर सेक्शन का होता है। कौन सा होता है सर सबसे ज्यादा? ट्यूबुलर सेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर ट्यूबुलर सेक्शन। ठीक है, और ट्यूबुलर सेक्शंस का हो या फिर मैं इसको एज ए सर्कुलर सेक्शंस काउंट कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर? हमारे पास सर्कुलर होगा। तो अगर आप डायरेक्ट पूछें तो आप इसका आंसर भी पिक कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि जिसका सर मिनिमम रेडिएशन जितना ज्यादा होगा उसका स्लेंडरनेस रेशो उतना कम होगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपके पास कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन इन विच बोथ द फ्लैंज आर फुली रिस्ट्रेन। कंडीशन क्या दी गई है? कि बोथ द एंड्स आर फुली रिस्ट्रेन। तो देखिएगा यहाँ पे मैं 3 कंडीशन बता देता हूं कि बोथ द एंड्स आर कैसे बोला है सर आपके पास? फुली रिस्ट्रेन्ड बोला गया है। ठीक है, और जब फुली रिस्ट्रेन्ड होगा तो उस कंडीशंस में मेरे पास इफेक्टिव लेंथ क्या होगा?
ठीक है, फुली रिस्ट्रेन के केस में। तो फुली रिस्ट्रेन के केस में जो मेरे पास इफेक्टिव लेंथ होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0.70 L रहेगा। ठीक है, L क्या है हमारे पास सर? अनसपोर्टेड लेंथ है। तो फुली रिस्ट्रेन का मतलब मिल गया आपको आंसर, यस सर, डी। उसके बाद हो सकता है पार्शियली रिस्ट्रेन। एक सेकंड केस ये भी बन सकता है, कौन सा सर? पार्शियली रिस्ट्रेन बन सकता है। आज तो उसने क्या पूछा है आपसे? पूछा है उसने सर फुली रिस्ट्रेन। हो सकता है कल को पार्शियली रिस्ट्रेन पूछ लें, और पार्शियली रिस्ट्रेन के केस में जो मेरे पास सर इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या रहता है सर आपके पास? वो रहता है 0.85 L रहता है। क्लियर है? तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लियर है? तो दो सवाल कॉमन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। अगर दोनों एंड क्या है आपके पास? फुली रिस्ट्रेन है, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ होगा 0.7 टाइम्स L होगा। अगर सर पार्शियली रिस्ट्रेन्ड है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा सर? 0.85 L होगा। थर्ड आता है अनरिस्ट्रेन्ड। थर्ड कौन सा आता है? अगर अनरिस्ट्रेन्ड हुआ, अनरिस्ट्रेन्ड हुआ, अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, तो उस कंडीशंस में क्या होगा डियर? तो उस कंडीशन में मेरा जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा वो आपके पास एल के हो जाएगा, मतलब अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ बोले तो एल। तो ये तीनों ही केस है। इन तीनों ही केस को चाहो तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी नोटबुक में एज ए शॉर्ट नोट्स इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ऐसे आपके जो पॉइंट्स होते हैं यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? पार्शियली रिस्ट्रेन का पूछ लिया या अनरिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग का पूछ लिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आई सेक्शन अंडरगोज बेंडिंग मोमेंट अबाउट द मेजर एक्सिस। देखिएगा कि नीचे दिए गए फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो आपका अफेक्ट नहीं करेगा सर लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आई सेक्शन। तो मैंने अगर आई सेक्शंस की अगर हम बात की थी, ध्यान दीजिएगा, आई सेक्शंस के बारे में आप क्या जानते हैं सर? आई सेक्शंस में हम जानते हैं सर कि जो हमारे पास आई सेक्शन होता है उसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं, MOI, वो क्या होता है? एक्स एक्सिस इज हाई होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है सर? हाई होता है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है तो सेक्शन यहाँ पे कैसे देखने को मिलते हैं आपके पास? तो सर सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें स्टीप सेक्शन। अब जब सेक्शन आपको स्टीप देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन बोलते हैं तो डेल्टा इज वेरी लेस। डिफ्लेक्शन क्या होता है? वेरी लेस होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला बोला है बाउंड्री कंडीशन at the ends या radius of gyration about the minor axis of the section। C बोला है laterally unsupported length of the compression flange या radius of gyration about the major axis। तो ये तो सारे क्या है सर आपके? इन पे तो है भाई। मेजर एक्सिस की बात करते हैं, यस, तो यहाँ पे भी ये ट्रू हो गया है। लेटरली अनसपोर्टेड ऑफ द लेंथ, अगर हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं तो वहां पर इफेक्टिव लेंथ की रिस्पेक्ट बात की जाएगी। तो रेडियस अबाउट द माइनर एक्सिस नहीं होगा, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया है। ये सर एंड कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो सर आपके पास बी नहीं है भाई। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो गया है। और ये मैंने आई सेक्शंस के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर बता दिया है कि सेक्शन आपका स्टिक बनता है, डिफ्लेक्शन इसमें वेरी स्मॉल होती है। तो अगर मैं आई सेक्शंस की इमेज बनाना चाहूं तो आई सेक्शन का कुछ इस तरह से आपके डायग्राम बनता है। इसमें क्या होते हैं सर? आपके पास दो फ्लैंज होते हैं, बिल्कुल सही। आपके पास ये फ्लैंज होता है और एक वेब होता है। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये वेब, अगर हम बात करते हैं फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है? मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। और वेब किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर? हमारा शेयर के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? तो ये सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि सर फ्लैंज है वो मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, और जो हमारा सर वेब है वो आपके शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इन द डेप्थ ऑफ द सेक्शन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन लोअर कॉलम, कि जो आपका अपर कॉलम है वो आपका बहुत क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू स्मॉलर देन। देखिएगा, जब हम क्या करते हैं दो कॉलम को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका। ठीक है, तो उसको हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ क्या करते हैं सर? आपके पास एज ए फिलर प्लेट्स का यूज करते हैं या आप वहां पे कॉलम स्प्लाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं सर? आपकी कॉलम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं।
तो ये हमने क्या किया था, आपके पास कॉलम स्प्लाइसिस कर दी है, इससे क्या हुआ, कॉलम की लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइसिस, बिल्कुल सही है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिलर एंड बेरिंग प्लेट्स आर यूज करेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नोट डाउन में कि फिलर्स एंड बेरिंग प्लेट, फिलर्स एंड बेरिंग प्लेट्स आर यूज्ड या आर प्रोवाइडेड लिख देते हैं आप, आर प्रोवाइडेड with column splices, ठीक है। दूसरा बोला है बेरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइसेस, या बोल रहा है नाइदर फिलर नॉर बी बेरिंग, दोनों में से कौन सा, फिलर एंड बेरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड कॉलम स्प्लाइसेस। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी, यानी कि मतलब आप एज ए फिलर और बेरिंग दोनों प्लेट्स यूज करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कॉलम स्प्लाइसेस। क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखिएगा, इन केस ऑफ स्टील कॉलम सेक्शन व्हाट इज ए फिलेट। फिलेट क्या होता है स्टील कॉलम सेक्शन। अगर सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं स्टील कॉलम सेक्शन में आप कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, सबसे पहला सवाल तो आप ये देखना है। तो स्टील कॉलम सेक्शन में सर हम एज ए आई सेक्शन को प्रेफर करते हैं। किसको करते हैं सर, आई सेक्शन प्रेफर्ड, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आई सेक्शन आप सभी जानते हैं, अभी मैंने डायग्राम भी आपको बताया था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पास क्या होता है सर, फ्लैंज पोर्शन होता है, और एक सर आपके पास वेब पोर्शन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेब पोर्शन को मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल सही नहीं दिखाई देगा, इसको कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से बनाना है भाई इसको डायग्राम, क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस में जो भी आपको रिक्वायरमेंट से पहले वो आपको क्या होनी चाहिए सर, क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास सर फ्लैंज हो गया है, बिल्कुल सही सर, फ्लैंज हो गया है। और यहाँ से क्या लेंगे हम, वेब पोर्शंस। तो वेब पोर्शंस को थोड़ा कुछ इस तरह से लिया जाएगा, इस तरह से हमने ले लिया है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ सर, मेरे पास फ्लैंज हो गया है, ठीक है। और ये भी सर मेरे पास क्या हो गया है, फ्लैंज हो गया है। और अगर हम बात करते हैं सर इसकी, तो ये क्या हो गया सर, आपके पास वेब हो गया है। क्लियर है। अब देखिएगा, द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब, फ्लैंज और वेब के जंक्शन के बीच दिखेगा यहाँ पर, इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को सर आपका फिलट बोला जाएगा। ये जो आपका है जंक्शन है, बिल्कुल किस किस के बीच में, आपके फ्लैंज और वेब के बीच में, इसी को क्या बोला जाएगा सर, आपके पास फिलट बोला जाएगा। क्लियर है। तो यही तो आपसे सवाल किया गया है कि इन केस ऑफ स्टील कॉलम सेक्शन व्हाट इज द फिलेट। फिलेट क्या होता है, आउटर एज द बॉटम फ्लैंज होता है, नो सर। दूसरा बोला है जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब होता है, बिल्कुल सही। जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब को क्या बोलते हैं सर, हम फिलेट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। सी देख लेते हैं, आउटर एज द टॉप फ्लैंज, नो सर, नन ऑफ द दीज नहीं। तो राइट आंसर इज द बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि कॉमन बोल्ट रोल्ड स्टील एक्सियली कंप्रेशन, किसकी बात कर रहा है, कॉमन हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। कॉमन हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन कैसा बनेगा कि सर एक एंड तो आपके पास कैसा होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, ठीक है। एक एंड कैसा होगा सर, फिक्स्ड, तो इसको हम फिक्स्ड बनाते हैं। और दूसरा एंड कैसा है सर, उसका रोलर है, हॉट रोल्ड है। तो हॉट रोल्ड के लिए आप देखिएगा यहाँ पे कुछ रोल्ड लगा देते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर है। तो ये किस में फेल होगा आपके पास, तो यहाँ पे जो फेलियर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका फ्लेक्सरल बकलिंग। क्या होगा सर, यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सरल बकलिंग आएगी। किसमें सर, जिसका एक एंड क्या हो सर, बेस जिसका फिक्स हो, और उसका सर अदर एंड कैसा हो सर, रोलर हो। तो वहां पे क्या होगा सर, आपके पास फ्लेक्सरल बकलिंग क्रिएट होगी। तो यही पूछा गया था कि कॉमन हॉट रोल्ड स्टील एक्सियली कंप्रेशन मेंबर फेल्स बाय, किसमें फेल होगा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में, या क्रिटिकल सेक्शन रप्चर में, ब्लॉक शेयर, या फ्लेक्सरल बकलिंग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या रहेगा सर, ब्लॉक बकलिंग रहे, सॉरी फ्लेक्सरल बकलिंग। फ्लेक्सरल का मतलब है बेंडिंग, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। किसकी यूनिट बतानी है भाई आपको, रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट बतानी है। तो अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन देखूं तो सबसे पहले आपको स्लेंडरनेस रेशियो पता होना चाहिए, क्या होता है सर, के एल बाई आर मिनिमम। क्लियर है, आर मिनिमम क्या होता है आपके पास, आर मिनिमम होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, और आर मिनिमम जो होता है हमारे पास स्टूडेंट होता है रूट आई बाई ए। कुछ इसी तरह से होता है सर, आई बाई ए होता है। आई क्या है सर आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एरिया। एरिया क्या है सर आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो सकती है, mm की पावर 4। क्लियर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया किस में रहता है सर आपके पास, स्क्वायर में, तो ये बन गया सर mm स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आर मिनिमम निकालना चाहूं तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट mm स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हुआ तो आर मिनिमम की यूनिट क्या आ गई सर मेरे पास, mm आ गई है। तो आपको क्वेश्चंस भी करवाया मैंने, तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा आपके पास वो mm में होगा। किसमें होगा सर, mm में। तो आपकी यूनिट क्या होगी सर, mm। अब देखिएगा यहां से आपको दोनों यूनिट्स क्लियर होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या रहेगी आपके पास, mm की पावर 4। उसी तरह क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट क्या रहेगी सर, mm स्क्वायर। क्लियर है, ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का सर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि एज पर IS 800 आउटस्टैंड ऑफ फ्लैंज प्लेट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज शुड नॉट बी एक्सीड द थिकनेस ऑफ थिकनेस प्लेट टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट प्लेट दे दिया गया है। तो आपको निकालना है आउटस्टैंड फ्लैंज प्लेट। तो यहाँ पे कंप्रेशन फ्लैंज के लिए कितना होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेशन फ्लैंज के लिए, कंप्रेशन फ्लैंज के लिए, और उसके बाद आपको टेंशन फ्लैंज के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, टेंशन फ्लैंज के लिए सर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 16T, सॉरी 20T। टेंशन के लिए 20T से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और कंप्रेशन फ्लैंज के लिए सर 16T से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं कनेक्शन वाले पार्ट्स के अंदर भी। कंप्रेशन के लिए 16T और टेंशन के लिए 20T। तो आज कंप्रेशन के लिए पूछा गया है, तो कंप्रेशन के लिए क्या आ जाएगा सर हमारे पास, 16T आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द स्लेंडरनेस रेशियो इन ए सिंगल एंगल शुड बी लेस देन। सिंगल एंगल के लिए पूछा गया है स्लेंडरनेस रेशियो आपसे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्लेंडरनेस रेशियो की, स्लेंडरनेस रेशियो स्टड के लिए, तो स्टड के लिए ही पूछा गया उसने, सिंगल एंगल के लिए, सॉरी स्टड के लिए नहीं, सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल के लिए सर हो जाएगी हमारे पास 180, और स्लेंडरनेस रेशियो डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए कितना था सर, 180, और स्लेंडरनेस रेशियो सर हमारा विंड लोड और आपके पास अर्थक्वेक के लिए कितना था सर मेरे पास 250, और स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टॉर्जनल बकलिंग के लिए, किसके लिए सर, टॉर्जनल बकलिंग के लिए कितना था सर, 300 बकलिंग कितना था सर आपके पास, 300 था। तो ये आपके पास बेसिक थे जो मैंने आपको बताया था। सिंगल एंगल के लिए 180, डेड लोड और लाइव लोड के लिए भी 180, विंड लोड और अर्थक्वेक के लिए 250, और स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टॉर्जनल बकलिंग। ये सारे मेंबर किसके हैं सर, ये इट इज द अंडर ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये सब किसके अंडर आते हैं सर, आपके कंप्रेशन मेंबर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास कितना हो जाएगा सर, 180 हो गया है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया सर आपके पास, ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अडॉप्ट फार्मूला फॉर अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। तो वहां पे हमने उसका आंसर बताया था सीकेंट फार्मूला, और सीकेंट फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है सर, आपके लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 के मुताबिक, तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर चेक करवा देता हूं एक बार इमेज से। ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज, मैंने आपके लिए क्या कोड की कटिंग ली है आपके लिए, आप इस कोड की कटिंग में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपके पास द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर्मूला फॉर परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। फॉर्मूला आपके पास दिया है सिग्मा AC इज इक्वल टू 0.6 इंटू FCC इंटू FY ब्रैकेट स्टार्ट FCC की पावर n प्लस FY की पावर n
इंटू हॉल की पावर 1/n दिया गया है। क्लियर है। जहां पे सिग्मा एसी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन है, एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, एफ सी सी क्या है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस है। The Indian Standard Institute 1984 standard state that direct stress on the cross-sectional area of axially loaded compression member should not be exceed 0.6 Fy. The permissible stress calculated using by Marchant-Rankines formula. किसके? मार्चेंट रैंकाइंस फॉर्मूला। तो यहां पे अगर आपका सही आंसर बोले तो मार्चेंट रैंकाइंस फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू IS 800 1984। तो ये किसके मुताबिक बात कर रहा है सर? एक सेकेंड, ये बात कर रहा है आपके पास ओल्ड कोड के मुताबिक, यानी कि IS 800 1984। बट हम लेटेस्ट के मुताबिक देखेंगे कि IS 800 2000 स्टैंडर्ड यूजेस द पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। तो उसके मुताबिक क्या देखेंगे न्यू कोड के मुताबिक? तो ये हो जाएगा पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। तो ये हमारे पास न्यू यानी कि IS 800 2007 के मुताबिक। क्लियर है। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए और इसका यूज आप एज ए लॉन्ग और एज ए शॉर्ट दोनों के लिए कर सकते हैं। बट जब हम सीकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं तो सीकेंड फॉर्मूला को भी यूज किया गया है, बट उसका यूज सिर्फ हम लॉन्ग कॉलम के लिए करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर ओल्ड कोड पूछा तो रैंकाइंस फॉर्मूला, और अगर सर आपके पास न्यू पूछा 800 2007 के मुताबिक तो उस कंडीशन में आएगा पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा है उसने पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला इज द डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लेसिंग इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम्स आर डिजाइन टू रजिस्ट। लेसिंग किसके लिए डिजाइन की जाती है? टू रजिस्ट द ट्रांसवर्स शेयर के लिए डिजाइन की जाती है, और ट्रांसवर्स शेयर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है V। ये होता है सर 2.5% ऑफ द एक्सियली लोड होता है। ठीक है, एक्सियली लोड या हम कॉलम लोड भी बोल सकते हैं आपके पास। तो V जो होगा हमारे पास 2.5% का क्या ले सकता हूं मैं सर? 100 ले सकता हूं। तो परसेंट का मैंने डिवाइड बाय 100 ले लिया है, इनटू एक्सियली लोड को मैं P से इंडिकेट कर सकता हूं। तो पहला ऑप्शन बोला है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू, नहीं सर बेंडिंग मोमेंट भी नहीं है, वो तो सिर्फ शेयर को रजिस्ट करता है, तो फॉल्स हो गया है। शेयर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, कॉलम लोड नहीं सर, ये भी फॉल्स होगा है। दूसरा बोला है एक्सियली फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, बिल्कुल सर ये ट्रू है हमारे पास। तो अगर हम डी की बात करते हैं तो डी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आ गया ना भाई, वो सी आपका राइट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आ गया है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर टू द रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोला है? स्लेंडरनेस रेशियो की बात की जा रही है। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? KL/R मिनिमम होता है। सभी ने ये देखा यहाँ पर? यस सर। तो अगर इसका मैं देखूं KL क्या हमारे पास सर? L इफेक्टिव बाई R मिनिमम। क्या होगा? R मिनिमम। और अगर सर यहाँ पे मैं आपको R मिनिमम निकालना बताऊं तो R मिनिमम क्या हो जाएगा? √I/A हो जाएगा। यस सर। तो यहां से आप R मिनिमम निकाल सकते हैं। तो यही तो उसने पूछा है आपसे कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द एक्सिस अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाएगा सर? स्लेंडरनेस रेशो बोला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, क्लियर हुआ? सेकंड आ गया सर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्लियर है। जहां पे अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है आपके पास सर? स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर mm²। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेन की यूनिट होती है आपके पास एप्सिलॉन, नॉन डायमेंशनलेस, कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर mm² आएगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है स्ट्रेस रेशो। थर्ड देखते हैं हम सर कौन सा? स्ट्रेस रेशो क्या होता है? ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्ट्रेस रेशो जो होता है इट इज द रेशो ऑफ, किस का रेशो होता है? मिनिमम स्ट्रेस बाई मैक्सिमम स्ट्रेस का। तो यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम स्ट्रेस बाई मैक्सिमम स्ट्रेस का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस का होता है। और उसके बाद अगर हम फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ क्या आ गया आपके पास? एस्पेक्ट रेशो आ गया है।
फोर्थ किसकी बात करते हैं हम? एस्पेक्ट रेशो की बात करते हैं डियर। तो एस्पेक्ट रेशो का जो कंसेप्ट है वो हम कहाँ स्टडी करते हैं सर? आपके आरसीसी में भी स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसी भी पिक्चर्स की, जैसे आपके पास ये डिजिटल बोर्ड है, अगर मैं क्या बताना चाहूँ, इसका एस्पेक्ट रेशो बताना चाहूँ, तो मैं बता सकता हूँ इट इज द रेशो ऑफ विड्थ टू हाइट। ठीक है, जो भी किसी इमेज की आपको क्या बताता है? विड्थ टू हाइट बताता है, उसको आप एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। तो इट इज द रेशो ऑफ विड्थ टू हाइट। तो ये भी आप लिख सकते हैं, विड्थ बाय हाइट। क्लियर है? तो यहां से आपके सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर हुए, स्लेंडरनेस रेशो क्लियर हुआ, साथ में आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हुआ, आपके पास स्ट्रेस रेशो क्लियर हुआ, और हमारे पास यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो क्लियर हुआ। हालांकि क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ स्लेंडरनेस रेशो पूछा था। क्लियर है? हमने क्या किया है? चारों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि इन ए डबल लेसिंग द थिकनेस टी ऑफ फ्लैट लेसिंग इज। देखिएगा, डबल लेसिंग की बात की जा रही है। तो ये भी हमने डिस्कस करवा चुके हैं आपको कि जब हमने बात की थी सर लेसिंग की, लेसिंग सिस्टम, तो लेसिंग सिस्टम में क्या था सर आपके पास? सर लेसिंग सिस्टम हमारे पास सिंगल लेसिंग भी था और सर हमारे पास डबल लेसिंग भी था। बिल्कुल सही। क्या था सर? ये सर आपके पास सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और दूसरा सर हमारे पास डबल लेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था। पहला हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एल इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है आपके पास सिंगल लेसिंग की? ये होती है सर आपके अनसपोर्टेड लेंथ के। बट जब हम डबल लेसिंग की बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की, तो ये क्या होती है? 0.7 टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ के। क्लियर है? पहला। दूसरा आता है सर थिकनेस। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो शुड नॉट बी लेस देन L/40। ठीक है, यानी कि L/40 कौन सा? इफेक्टिव लेंथ बाई 40, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर डबल लेसिंग की बात करते हैं तो जो थिकनेस होना चाहिए वो आपके पास शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए सर? L इफेक्टिव बाई 60, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो डायमेंशंस है आपके पास थिकनेस और एल इफेक्टिव के, ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो आज जो पूछा गया वो डबल लेसिंग की थिकनेस के बारे में पूछा है। तो डबल लेसिंग की जो थिकनेस होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर? एल इफेक्टिव बाई 60। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है कि टी इज लेस देन 140 ऑफ द लेंथ बिटवीन इनर एज। नो सर, 140 किसके लिए है सर? सिंगल लेसिंग के लिए है। तो यहाँ पे तो ये सर किसकी बात की जा रही है? सिंगल लेसिंग की बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड सर 150 किसी के लिए नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया है। सी देखते हैं कि टी इज लेस देन 160 इन द लेंथ बिटवीन इनर एंड। ठीक है, तो 160 किसके लिए है? यानी कि एल इफेक्टिव बाई 60 किसके लिए है सर? ये आपके पास डबल लेसिंग के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? सी हो जाएगा। तो सी को ही हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सर? कैप्चर कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पैरामीटर्स आपके लिए। एक हो गया इफेक्टिव लेंथ और दूसरा हो गया सर हमारे पास थिकनेस हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपके पास कि the effective length of a column of length L with both hand effectively held in position but not restrained against rotations। ये मैं क्वेश्चंस आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। क्या बोला गया है कि आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम बताना है कब? जब दोनों एंड कैसे हो? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन हो बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि दोनों एंड कैसे उसके पिन है, बोथ एंड्स। बोथ हैंड कैसे हैं सर? उसके पिन्ड बोल दिया गया है। पिन्ड बोल दो या आप हिंज्ड बोल दो। तो उस कंडीशंस में अगर मैं एल इफेक्टिव देखता हूं तो दो वैल्यू निकल के आती है। एक थ्योरेटिकल जो रहती है हमारे पास सर 1.0 एल, और अगर बात करते हैं रिकमेंडेड की भी तो 1.0 एल रहता है। ठीक है सर, थ्योरेटिकल वैल्यू हम कौन से सब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं सर? ये टॉस के लिए देखते हैं और आपके सॉम के लिए देखते हैं। यानी कि जिन सब्जेक्ट का आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो, और जिन सब्जेक्ट्स का आप एज ए प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे आपका आरसीसी हो गया और आपके पास सर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, तो वहां पे हम कौन सी वैल्यू लेते हैं सर? रिकमेंडेड वैल्यू लेते हैं। तो सर काम की कौन सी है सर? आपकी रिकमेंडेड वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो कौन सा आंसर होगा सर? 0.5 एल नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर बी। क्या हो गया सर? बी।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मेरे पास क्या आ गया है सर, बी आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन द कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग। क्या बोला गया है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। तो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस बोलो या आपके पास बकलिंग स्ट्रेसेस भी बोल सकते हो, जो आपके पास क्या था, पी सी आर पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय क्या था सर आपके पास, लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या है, स्लेंडरनेस रेशो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशो की, तो स्लेंडरनेस रेशो भी हम निकाल सकते हैं, क्या होता है सर आपके पास, के एल बाई आर मिनिमम होता है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पीसीआर होता है, पीसीआर बोले तो आपके पास इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, इलास्टिक क्रिटिकल सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, स्क्वायर ऑफ द स्लेंडरनेस रेशो का। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हो तो किसका फंक्शन होगा सर, आपके पास सर अनसपोर्टेड लेंथ का भी होगा, और सर आपके पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का भी होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारे पास के इंटू एल है, के है आपके पास कांस्टेंट फैक्टर और एल है सर हमारे पास अनसपोर्टेड लेंथ, तो इसका मिलकर क्या बनता है सर हमारे पास एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि किस किस पे डिपेंड करता है सर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, बिल्कुल सर एल इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, ट्रू है। दूसरा बोला है सेक्शन एरिया ऑफ कंप्रेशन, बिल्कुल सर, क्योंकि जब यहाँ पे हम आर मिनिमम निकालते हैं तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आई बाई ए हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर ए का भी फंक्शन है, तो ये भी सर ट्रू हो गया है। और नेक्स्ट बोला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी हाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का भी हो गया है, तो सर ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन है वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपकी किसके है लिए इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर, तीनों सही है, तो बी के साथ मैं जाऊंगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द कंप्रेशन दैट कॉज फ्रिक्शन ड्यू टू स्लाइड बिटवीन प्लेट। देखिएगा कि जब आपका मेंबर्स क्या हो, अंडर कंप्रेशन में हो और दो प्लेट आपस में क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो, तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाएगा, तो सर उस कंडीशन को आपके पास क्लैंपिंग बोला जाएगा। दिस एक्शन इज नोन एज क्लैंपिंग। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, ड्राफ्ट्समैन में पूछा गया है कि इन ए बिल्ट अप सेक्शन कैरिंग ए टेंसाइल फोर्स व्हाई आर द फ्लैंज ऑफ टू चैनल्स टर्न आउटवर्ड, कि वहां पे क्या किया जाता है, फ्लैंज पे आपके पास दो चैनल्स टर्न आउटवर्ड किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि आपके सेक्शंस को क्या मिले, ग्रेटर लेटरल रिजिडिटी प्रोवाइड हो। तो ये आपका टेंशन मेंबर में मैंने करवाया था, ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 21 क्या बोल रहा है कि इन ए स्टील स्ट्रक्चर द मैक्सिमम एक्सियली कंप्रेसिव लोड, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सियली कंप्रेसिव लोड। तो अगर मैं कंप्रेसिव लोड की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लेता हूँ। कंप्रेसिव स्ट्रेस बोले तो आपके पास सिग्मा सी, ठीक है, तो सिग्मा सी क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर हमारे पास लोड बाय एरिया हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से लोड निकालना चाहूंगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया, अब सर एरिया कौन सा आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं, और जब कंप्रेशन मेंबर की बात की जाएगी तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया की बात करेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, हमने यहाँ पे सिग्मा सी से रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने सिग्मा सी को सिग्मा ए सी से रिप्रेजेंट किया है, एक्सियली कंप्रेशन फोर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू सिग्मा ए सी इंटू ए जी, ए जी क्या हमारे पास, ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा आपके पास सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि फाइंड आउट द वर्किंग स्ट्रेस, आपको क्या निकालना है, वर्किंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्किंग स्ट्रेस को हम एज ए अलाउबल स्ट्रेस भी काउंट कर सकते हैं। बोला है विद लोड ऑफ 3500 किलो न्यूटन एंड अल्टीमेट स्ट्रेस दिया गया आपके पास यानी कि एफ यू कितना दिया गया है सर हमारे पास 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
अल्टीमेट। और सेफ्टी फैक्टर यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है सर मेरे पास 5 दिया गया है। तो अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है, बिल्कुल। अल्टीमेट स्ट्रेस को मैं यूएस लिख रहा हूं और वर्किंग स्ट्रेस को मैं डब्ल्यूएस लिख रहा हूं। तो क्या मैं यहां से डब्ल्यूएस निकाल सकता हूं वर्किंग स्ट्रेस, बिल्कुल सर। अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, यस सर। जहां पे मेरे पास अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है ऑलरेडी दिया है सर उसने 540, 540 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर आपका 108 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो यहां से जो मेरा वर्किंग स्ट्रेस आया वो कितना आया सर 108, 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो या फिर आप मेगा पास्कल बोलो, तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 109 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 110 या 111। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक। देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके पास कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है। तो कंप्रेशन मेंबर में मैंने आपको डिस्कस करवा चुका हूं सभी का स्लेंडरनेस रेशियो। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर आपका स्लेंडरनेस रेशो है और मेंबर कैसा है कंप्रेसिव है और किसके कारण लोड आ रहा है सर डेड लोड और लाइव लोड के कारण आ रहा है, तो स्लेंडरनेस रेशो कितना लिया जाएगा 180 लिया जाएगा। उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशो किसके कारण आ रहा हो सर विंड लोड या अर्थक्वेक के कारण आ रहा है तो स्लेंडरनेस रेशो कितना लिया जाएगा 250। उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशो हमने किसका देखा था सर टॉर्जनल बकलिंग के लिए, टॉर्जनल बकलिंग के लिए। तो टॉर्जनल बकलिंग के लिए कितना था सर आपके पास 300 था। तो ये आपके कॉमन थे जो आपको याद होने चाहिए, जो आपके ये टेंशन मेंबर थे। अब टेंशन मेंबर के अलावा कुछ आपके पास टेंशन कंपोनेंट भी थे, जैसे आपका लेसिंग सिस्टम हो गया, ब्रेसिंग सिस्टम हो गया, आपके पास बैटन सिस्टम हो गया, उनके लिए भी मैंने आपको स्लेंडरनेस रेशो सभी के बता चुका हूं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसके लिए सर विंड लोड और अर्थक्वेक, तो विंड और अर्थक्वेक के लिए कितना रहेगा सर 250। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर बी होना चाहिए। अब एक बात आपको हमेशा से याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं विंड लोड या अर्थक्वेक लोड की, तो दोनों में से कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इन दोनों में से या तो विंड लोड ही पहले आएगा या अर्थक्वेक भी आएगा। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि आपका विंड लोड भी उसी टाइम आ रहा है और अर्थक्वेक भी उसी टाइम आ रहा है। दोनों की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपकी अलग अलग टाइम पे बनती है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, एक स्टील कॉलम यील्ड स्ट्रेंथ भी दे दी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दे दी है, एंड आपके पास FCD यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ भी दे दी है। FCD आपके पास कितना दे दिया है सर 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया गया है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया AE कितना दे दिया है सर हमारे पास 6000 mm स्क्वायर दे दिया गया है। क्लियर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ निकालना है। तो जब स्ट्रेंथ निकालना है तो स्ट्रेंथ तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए P लिखा, कौन से मेंबर की सर कंप्रेशन मेंबर। तो इसके लिए हमें इफेक्टिव एरिया पता होना चाहिए और इफेक्टिव एरिया के लिए आपके पास यहाँ पर FCD मतलब स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो AE कितना है सर हमारे पास यहाँ पर सर ये AE है 6000 1 2 3 और FCD कितना दे दिया गया सर आपके पास 200 दे दिया है। सॉल्व कीजिएगा जरा इसको कितना आता है, ठीक है। तो 6 2 जा कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 12, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा कुछ, ये आ गया मेरे पास PC इज इक्वल टू 6 2 जा 12 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से आपके पास। अब ये वैल्यू जो आई मेरे पास ये न्यूटन में आई, आपको किस में चाहिए सर किलो न्यूटन में। तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा, तो 1000 में से आपके 3 जीरो हट जाएगी तो बचेगा कितना सर, ये आ जाएगा सर 1200 किलो न्यूटन। सिंपल है, विदाउट कैलसी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1200 किलो न्यूटन आपका क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोला है कि स्ट्रट इज मेंबर। स्ट्रट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्ट्रट्स के बारे में डिस्कस होना चाहिए आपको कि स्ट्रट क्या हमारे पास सर एक कंप्रेशन मेंबर है।
ठीक है, पहला पॉइंट्स। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी फोर्स रहती है, यहाँ पे जो फोर्स रहती है वो आपके पास एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स रहती है। कंप्रेशन मेंबर है तो एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे क्या रहती है, प्रीडोमिनेंट रहती है। तीसरा, ये क्या होते हैं सर आपके पास, एज ए कॉलम सेक्शन से छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जो स्ट्रट होते हैं सर क्या होते हैं सर, स्मॉलर साइज के होते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास स्ट्रट होता है ना, उनको आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, पुश्ड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं पुश्ड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये आप ध्यान रखना है। पहला हो गया है स्टैटिक कंप्रेशन मेंबर है। यहाँ पे जो फोर्स आपकी प्रीडोमिनेंट होती है वो है हमारे पास एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स। साइज क्या होता है सर, बहुत छोटा होता है। इनको आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं सर, पुश्ड आउट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला है कनेक्ट टू जॉइंट्स, क्या दो जॉइंट्स को कनेक्ट करता है, नहीं सर। नेक्स्ट बोला है सब्जेक्टेड टू एक्सियली टेंशन, नहीं सर, टेंशन नहीं रहता इसमें। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंट, बिल्कुल। स्ट्रट एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है और यहाँ पे जो फोर्स प्रीडोमिनेंट रहती है वो हमारे पास कौन सी रहती है सर, आपके पास कंप्रेसिव रहती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास सी ऑप्शन है वो आपके पास सही है। डी भी देख लेते हैं, इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स अलोंग द एनी एक्सिस फोर्स, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ सिंगल एंगल बोल्टेड स्ट्रट शुड बी, यानी कि किसका बताना, आपको स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्ट्रट बताना है। सिंपल, आप देखिएगा तो स्ट्रट के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है सर, आपके पास 180 होता है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग मेंबर आपको बताया था मैंने, शुड नॉट बी एक्सी, शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 145। और स्लेंडरनेस रेशियो ब्रेसिंग का मैंने बताया था सर, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो मैंने किसका बताया था सर, बैटन सिस्टम का बताया था। और बैटन सिस्टम का किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, आपके पास सर ये 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 0.7 टाइम ऑफ अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रट बोलो या सिंगल एंगल बोलो, तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कंपोनेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट जो हम किस में यूज करते हैं, आपके कंप्रेशन मेंबर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए 180। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि फॉर द कंप्रेशन मेंबर क्या बोला गया है, सेम इफेक्टिव लेंथ अबाउट एनी क्रॉस सेक्शनल एक्सिस द मोस्ट प्रेफर्ड सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो सबसे बेस्ट सेक्शन माना गया है उसको हम एज ए ट्यूबुलर सेक्शन या उसको हम एज ए सर्कुलर सेक्शन काउंट करेंगे डियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा सर, ए सर्कुलर सेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ कॉलम कैरिंग एन एक्सियली लोड 2.5 मिलियन न्यूटन विद टू पैरेलल प्लेन्स, बैटन स्पेस इज 1 मीटर एंड 600 मीटर, ट्रांसवर्स लेंथ शुड बी डिजाइन ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। तो अगर हम बात करते हैं लेसिंग या बैटन के लिए किसको रजिस्ट करता है, शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स क्या रहता है, 2.5% ऑफ एक्सियली लोड रहता है। क्लियर है, ये आप देख चुके हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2.5% परसेंट के लिए क्या कर देता हूं सर, मैं डिवाइडेड बाय 100 कर लेता हूं। एक्सियली लोड कितना है सर हमारे पास, यहाँ पर एक्सियली लोड है आपके पास 2.5 मिलियन न्यूटन। तो 2.5 मिलियन के लिए 10 रेज़ की पावर 6 न्यूटन। क्लियर है, कुछ इस तरह से करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा सर, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये बन जाएगा सर 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 2 माइनस में चली जाएगी 2 जीरो, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 10 की पावर 4 बच जाएगा। कितना है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, ये न्यूटन में आया है, न्यूटन को इसको किलो न्यूटन में बदलना, तो डिवाइड बाय हम 1000 करेंगे। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 6.62.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है सर 62.5। तो 62.5 कहाँ पे है सर, आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं है बट कैलकुलेशंस एरर आप कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट बी। तो आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन जो रहता है हमारे पास किसके लिए सर, लेसिंग बार के लिए। लेसिंग बार के लिए कितना होता है सर आपके पास, 40 टू 70 डिग्री के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या है कि सर शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और शुड नॉट बी मोर देन 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है मोर देन 30 डिग्री, नॉट बी कंप्रेशन में शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री, बिल्कुल सही है। 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 75 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मतलब शुड नॉट लेस वाला कंडीशन है, तो नॉट के लिए कौन सा आंसर होगा सर आपका, बी होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द रैंकाइन कांस्टेंट ऑफ माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ हैंड इज हिंट्स। आपको क्या बताना है, रैंकाइन कांस्टेंट बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रैंकाइन कांस्टेंट बताना है, वो भी किसके लिए सर, माइल्ड स्टील के लिए। कॉलम की कंडीशन क्या है, दोनों तरफ से कॉलम कैसे है सर, हिंज्ड है। तो देखिएगा, तो हिंज्ड है दोनों तरफ से, तो आपके पास इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, अनसपोर्टेड लेंथ की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके सेक्शंस की, तो सबसे पहले आपको टिम्बर का पता होना चाहिए। टिम्बर के बाद आपको किसका पता होना चाहिए सर, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन। और थर्ड रहता है सर आपके पास माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का। और माइल्ड स्टील के बाद सर किसका, रॉट आयरन का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं टिम्बर का, तो टिम्बर का कितना रहता है सर आपके पास, 1 in 750 रहता है। कितना रहता है, 1 in 750। और अगर कास्ट आयरन की बात करते हैं तो 1 in 1600 1600। माइल्ड स्टील का देखते हैं तो 1 in 7500। और अगर हम रॉट आयरन का जो सबसे ज्यादा रहेगा तो सर 1 in 9000। क्लियर है, तो सारे के सारे आपको क्लियर हुआ। टिम्बर का सर 1 in 750, 1 in 750 का मतलब क्या है, 1/750। उसी तरह से कास्ट आयरन का कितना होगा सर, 1 in 1600। ठीक है, माइल्ड स्टील का कितना होगा सर, 1 in 7500। रोट आयरन का कितना होगा सर, 1 in 9000 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे माइल्ड स्टील का पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला है कि वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट्स ऑफ, वेब क्रिपलिंग कहां पे एक्ट होगा, वेब क्रिपलिंग आपका वहां एक्ट होगा जहां पे आपका कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आई सेक्शंस की बात करता हूं, यहाँ पे ये आई सेक्शन आप सभी जानते हैं कि सर 2 फ्लैंज होते हैं और सर आपके पास एक वेब होता है। बिल्कुल यहाँ पे बना लीजिएगा सर, इस तरह से होगा। और यहाँ पे क्या करा जा रहा है, ऊपर से कौन सा लोड एक्ट कर रहा है सर, आपका कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है आपके पास, कंसंट्रेटेड लोड। और कंसंट्रेटेड लोड क्या है सर आपके पास, यहाँ पर मान लेते हैं पी आता है। तो जब इसका यहाँ पे क्या होगा सर, सिंपल सा फंडा है, आपके पास मेंबर कैसा है, सिलेंडर। तो यहाँ पे आपके पास सर वो बकलिंग में फेल होगा। अब जब बकलिंग में फेल होगा, बट जब आपका कंसंट्रेटेड लोड है, तो इसके जस्ट पोजीशंस पे क्या आएगी सर, यहाँ पर वेब क्रिपलिंग आएगी। क्या आएगी सर, यहाँ पर वेब क्रिपलिंग। तो यही पूछा गया है सवाल से कि वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो, नो सर। जहां पे शेयर फोर्स ज्यादा हो, नो सर। या जहां पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा हो, सर जहां पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा हो वहां पे आपका क्या होगा सर, वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग इंड्यूस होगा डियर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोला है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू दी, क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। ये आप सभी जानते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो कब से कर रहे हैं, के एल बाई आर मिनिमम। ठीक है, के एल को मैं क्या लिख सकता हूं, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। और आर मिनिमम क्या होता है सर आपके पास, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई ए होता है। और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट क्या रहती है सर, एमएम रहती है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, सी, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है, किसके लिए, लेसिंग बार के लिए। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर थीटा जो लाई करेगा,
थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा सर? 40 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में लाई करेगा, कि शुड नॉट बी लेस देन, 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोला है इन बिटवीन 30 डिग्री टू 80 डिग्री। दूसरा बोला है इन बिटवीन 45 डिग्री टू 90 डिग्री। नो सर, इन बिटवीन 40 डिग्री टू 70 डिग्री। बिल्कुल सर, वो किसके बीच में वेरी करेगा? 40 से 70 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछा है, और थीटा की वैल्यू कहां कहां वेरी करती है? 40 से 70 के बीच में करती है। सी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 किसका क्वेश्चन है सर? आपका स्लेंडरनेस रेशो। अभी बता चुका हूं मैं आपके पास, स्लेंडरनेस रेशो स्टील कॉलम इज सब्जेक्टेड टू लोड ओनली। लोड ओनली की बात कर रहा है, यानी कि स्लेंडरनेस रेशो लोड ओनली। सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे लोड ओनली का मतलब हुआ कि वहां पे सर किस किस का लोड होगा? सर डेड लोड होगा और लाइव लोड होगा। तो उस कंडीशन में तो आपने सर 180 कहा था, बिल्कुल सही। और अगर स्लेंडरनेस रेशो आपका क्या हो? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब क्या हो? विंड लोड हो या अर्थक्वेक हो, उस कंडीशन में कितना लेना है आपके पास? 250 लेना है। उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशो ऑफ टॉर्जनल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग को मैं टीबी लिख रहा हूं भाई, अब करवा चुका हूं आपको, इसके लिए कितना सर? 350। और स्लेंडरनेस रेशो अगर हम स्ट्रट के लिए बात करते हैं, स्ट्रट के लिए या सिंगल एंगल्स के लिए, तो उसके लिए भी कितना रहता है सर? आपका 180 रहता है। तो ये हम सारे के सारे ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं कि जो भी आप टेबल देखते हैं वहां पे वैल्यू आप बहुत जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आपको एक की पॉइंट्स के थ्रू इसको इजिली समझा दिया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए बोला गया है सर? लोड ओनली के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 180 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कि बकलिंग लोड इन ए स्टील कॉलम। देखिएगा जब हम बकलिंग लोड की बात करते हैं तो वहां पे हम कौन सी कंडीशन लेते हैं सर? वहां पे हम क्रिटिकल स्ट्रेस की बात करते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बकलिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ PCR, तो ये क्या हो जाएगा सर? पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर? स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। और स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है सर आपके पास? KL बाई आर मिनिमम होता है। और KL क्या होता है सर हमारे पास? L इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और आर मिनिमम मेरे पास क्या होता है सर? ये होता है रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाई A, और आर मिनिमम की जो यूनिट आती है सर वो आपके पास mm आती है। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशो। नहीं सर, स्लेंडरनेस रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PCR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशो का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास सर फॉल्स हो गया है। दूसरा बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, हाँ स्लेंडरनेस रेशो बोल सकते हैं, बट सर स्क्वायर भी आएगा। तीसरा बोला है रिलेटेड टू दी लेंथ। नहीं सर, ये भी नहीं होगा सर, फॉल्स हो गया आपके पास। नेक्स्ट बोला है नॉन लीनियर बाय रिलेटिव स्लेंडरनेस रेशो। नहीं सर, फॉल्स हो गया है। तो अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट देखता हूं, वैसे तो स्लेंडरनेस रेशो का स्क्वायर होना चाहिए, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? बी। कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे आपका एग्जैक्ट क्या आना चाहिए था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लेंडरनेस रेशो होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से इस सेशंस के अंदर हमने 35 प्लस क्वेश्चंस फिर से टारगेट किए डियर, और सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपने मेरे फर्स्ट सेशंस सेकंड सेशंस किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और मैं चीजें आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने, और जो भी आपके कोडल प्रिजन है, क्योंकि जब आप IS 800 2007 की स्टडी करते हैं तो आप वहां से इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन पिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर उसने क्या दिया गया है? वहां पे उसने पैराग्राफ्स दिया गया है, और जब हम पैराग्राफ की स्टडी करते हैं तो वहां पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं? स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको कोडल प्रिजन डिस्कस करवाया है उसको बिल्कुल एक की पॉइंट्स के रूप में बताया है, एक समरी टाइप्स के रूप में। तो क्वेश्चन के टाइप जो हमारे पास पूछे गए थे और उससे रिलेवेंट जो भी हमारे पास IS 800 2007 की जो इंपॉर्टेंट कोडल समरी थी उससे रिलेटेड हमने मोस्टली बात की।
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या रह सके, याद रह सके। तो इस तरह से हमारे पास जो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का पार्ट थर्ड था उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं आपको नए सेशंस में, तब तक आप इसी तरह से डियर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।